पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। ये बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। विनय न माने जल ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान को जाके गिड़गिड़ाना पड़ा और ये वादा देना पड़ा कि वो आगे आतंकी गतिविधि और सैन्य कार्रवाई का दुस्साहस नहीं दिखाएगा। डीजीएमओ के लेवल पे रीच आउट किया और उसके बाद भारत ने ये संघर्ष विराम किया। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा और भी कई पहलुओं को हाईलाइट किया। मसलन उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन सिंदूर हमारा न्यू नॉर्मल है। इसको डिटेल करते हुए उन्होंने बताया कि यदि आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो अगर पाकिस्तान ये कार्रवाई नहीं करेगा तो भारत हर आतंक पर मुंह तोड़ जवाब देगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहा जाएगा और आतंक परस्त सरकारों और आतंकी आकाओं को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। यानी पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान प्रायोजित टेररिस्ट, ये तीनों को एक ही चश्मे से देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया हथियारों की उत्कृष्टता को भी हाईलाइट किया और आखिरी में साफ किया कि टेरर के साथ टॉक और ट्रेड नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री के इन भाषण के अहम बिंदुओं को हम आपके एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन ये याद रखिए कि प्रधानमंत्री के भाषण से कुछ ही मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान से कहा कि अगर हमारे साथ ट्रेड करना है तो फिर बातचीत के रास्ते पर आना पड़ेगा। ट्रंप बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं गोया ये सीज फायर उनकी मध्यस्थता, उनकी पहल या उनके प्रेशर से हुआ, जबकि भारत बार बार ये इनकार कर रहा है कि किसी भी दूसरे पक्ष की सरपंची स्वीकारी गई। आप पहले हमारे प्रधानमंत्री के भाषण के हिस्से सुनिए, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के हिस्से, फिर आपको बताएंगे आज दिन भर की गतिविधियां क्या रही। बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा,
हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में विस्तार से बात हुई जो उन्होंने 8 बजे दिया, लेकिन उससे लगभग आधे घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी एक सोशल मीडिया पोस्ट आई, अंग्रेजी में पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान को कहा, धमकाया, जो हमें पढ़ने में समझ में आ रहा है कि अगर आपने जंग नहीं रोकी तो हम ट्रेड रोक देंगे। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? आई टोल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान इफ यू डोंट स्टॉप फाइटिंग वी विल नॉट डू ट्रेड विद यू बोथ, सेज ही प्रेशर्ड इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर सीज फायर। तो उन्होंने मीडिया में ये जो बात कही, उसके बाद नए सिरे से बहस शुरू हो रही है कि अमेरिका हम पर कितना दखल और कितनी दादागिरी रखता है। मैंने कहा हम तुम लोगों से ढेर सारा व्यापार करेंगे, बस इसे रोक दो। अगर तुम झगड़ा रोकते हो तो व्यापार होगा, अगर नहीं रोकते तो कोई व्यापार नहीं होगा। लोगों ने व्यापार का ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया जैसे मैंने किया। मैं ये दावे से कहता हूं। और फिर अचानक उन्होंने कहा ठीक है हम इसे रोक रहे हैं। उन्होंने ये बहुत सी वजहों से किया, लेकिन व्यापार एक बड़ी वजह थी। हम पाकिस्तान के साथ भी बहुत व्यापार करने जा रहे हैं, भारत के साथ भी। अभी भारत से बातचीत चल रही है, पाकिस्तान से भी जल्द शुरू होगी। और हमने एक परमाणु संघर्ष को रोका। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परमाणु युद्ध हो सकता था। बहरहाल इन सबसे इतर देश में 12 मई की सुबह कैसी हुई? अपेक्षाकृत शांत। बीती रातों का सिलसिला टूटा। सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स नहीं दिखे, न ही हिंद की सेनाओं को जवाबी कार्रवाइयों को लेकर सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें चली। लेकिन सेनाओं से जुड़ी एक जरूरी खबर आई। खबर ये कि 11 मई की तरह आज भी एक बार फिर से डीजीएमओज देश को कुछ बताएंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में 2:30 बजे होगी। 2:30 बजे टीवी स्क्रीन पर 4 पहचाने हुए चेहरे नजर आए। इंडियन आर्मी के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश भारती, डीजी नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एडीजीएससी मेजर जनरल एसएस शारदा। इन अधिकारियों ने एक बार फिर खुलकर बताया कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ। भारतीय सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान के बारे में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी सबूतों समेत उधेड़ कर रखा गया। एयर मार्शल भारती ने कहा कि यह शर्म की बात है कि पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों के लिए हस्तक्षेप किया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। एयर मार्शल बोले तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की बारीकियां भी समझाई। बताया कि कैसे इस मल्टी लेयर्ड सिस्टम ने दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। तस्वीरें भी दिखाई। नजर आए चीन में बनी PL-15 मिसाइलों के बरामद टुकड़े, साथ ही थे तुर्की में बने ड्रोन्स के उड़े हुए धुर्रे। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile which is of Chinese origin. This missile has missed its target and you can see the pieces
now which are available with us. चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं। मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। किसी आया पाकिस्तान दावा खोचे, दावा कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, दावे ने उसे हंसी का केंद्र बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस झूठ की बखिया उधेड़ी, साथ ही भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की लेयरिंग भी समझाई, बताया कि कैसे इसने इंडियन आर्मी के डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम किया। एयर डिफेंस मिसाइलों और ग्रिड्स गन्स के जरिए दुश्मनों के हथियारों का शिकार किया गया और यहीं पर विराट कोहली का जिक्र आया। उनके संन्यास पर बात करते हुए माहौल को हल्का बनाया गया और 70 के दशक का क्रिकेटर्स का किस्सा सुनाया गया। जिक्र था ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेफ थॉमसन और डेनिस लिली का। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। तो 70 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पर्दे के पीछे के हीरोज को भी दिखाया गया। यह भी बताया गया कि भारत के सभी एयरबेस डिफेंस सिस्टम और इक्विपमेंट ऑपरेशनल हैं। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। चलते चलते एक बार फिर से दी गई पाकिस्तान को हिदायत, रामचरितमानस की चौपाई के साथ। मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। हमने देखा कैसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया, इसकी लेयरिंग पर जोर दिया गया। हमने अपने पहले के कार्यक्रमों में इसकी बारीकियों के बारे में आपको बताया है। एक नए संदर्भ के साथ छोटा सा रिकैप करवा देते हैं। हमारे पास एक अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम, हर ऊंचाई, हर दूरी, हर दिशा को कवर करता है। आसान भाषा में कहें, हर चाल के लिए आसमान में बिछा 4 लेयर का जाल। पहली लेयर लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम, दूसरी मीडियम रेंज, तीसरी शॉर्ट रेंज और चौथी वेरी शॉर्ट रेंज। इन चारों लेयर्स में अलग अलग हथियार, रडार और मिसाइल सिस्टम लगाए जाते हैं। ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसे समझिए कि एयर डिफेंस सिस्टम कोई एक हथियार नहीं बल्कि कई सारी तकनीकों और हथियारों का इंटीग्रेशन है, समुच्चय है। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम का सबसे पहला हिस्सा है एयर सर्विलांस यानी हवा की निगरानी। सिस्टम की आंखें, रडार और सेंसर आसमान में आने वाले प्लेन, मिसाइल, ड्रोन पर पैनी नजर रखते हैं। ये रडार न सिर्फ देखते हैं बल्कि दुश्मन की ऊंचाई और स्पीड भी भांप लेते हैं। दूसरा हिस्सा कमांड सेंटर यानी सिस्टम का दिमाग। कमांड सेंटर में बैठे लोग रडार और सेंसर से मिलने वाली जानकारी को लगातार मॉनिटर करते हैं, फिर फैसला लेते हैं आने वाले टारगेट को उड़ाना है या उड़ने देना है। तीसरा हिस्सा है वेपन कंट्रोल यानी सिस्टम का मुक्का पड़ा और दुश्मन खत्म। मिसाइल लॉन्च करके तुरंत टारगेट को खत्म कर दिया जाता है। जैसा हमने बताया, सिस्टम की आंखें पहले नंबर पर हैं। भारत के पास ऐसे रडार हैं जो 1500 किलोमीटर की दूरी तक और 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। S-400 का 3D रडार जो 600 किलोमीटर दूर के विमान को डिटेक्ट कर ले, माने पेशावर से जेट उड़े तो पठानकोट में S-400 को पता रहता है। पृथ्वी तो और भी कमाल है, उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। अब कमांड सेंटर्स के बारे में जानते हैं। सही वक्त पर सही फैसले लेना इसका काम है। रडार से आने वाली जानकारी को जोड़कर एक सटीक एयर पिक्चर बनाता है। दुश्मन का ऑब्जेक्ट पकड़ाया तो तय करता है कि किस रेंज की मिसाइल चलनी है।
अब आते हैं मिसाइल सिस्टम पर। इसका चुनाव होते ही एयर डिफेंस का तीसरा हिस्सा एक्टिवेट होता है और इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें 25 से 30 किलोमीटर या उससे ऊपर की ऊंचाई से आ रही मिसाइलों को निशाना बनाती हैं। मीडियम रेंज की मिसाइलें 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के एयर स्पेस को सेफ बनाती हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइलें, इनका काम है कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, जासूसी विमान या फाइटर जेट को तबाह करना। क्विक रिएक्शन मिसाइलें बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाती हैं। और वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम क्या है, जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर के सारे सिस्टम से छूट जाते हैं ये उन्हें निशाना बनाता है। सिस्टम छोटा है पर सटीक होने में इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन इस सिस्टम की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ऐसे में इस्तेमाल होती हैं एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन को 1960 के दशक में हवाई जहाज़ों पर फायरिंग करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन समय के साथ इसकी तकनीक विकसित होती गई। जैसे भारत बोफोर्स कंपनी की L-70 गन का इस्तेमाल करता है। इसमें मॉडर्न रडार और सेंसर भी होते हैं, जिससे ये 4 किलोमीटर की रेंज में मौजूद टारगेट को तत्काल डिटेक्ट करता है और 1 मिनट में 250 से 350 राउंड फायर करता है। यानी 1 मिनट में ही स्वार्म अटैक करने वाली पूरी ड्रोन फौज का काम तमाम। एंटी एयरक्राफ्ट गन के अलावा भारत ड्रोन को तबाह करने के लिए इग्ला-S मिसाइल का इस्तेमाल भी करता है, जिनको रॉकेट लॉन्चर की तरह फौजी कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। और इन्हीं का जिक्र आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बातें भी हुई। डीजीएमओ ने बताया कि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। एक वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा, ये तो हमें मीडिया से ही मिला है। इसमें पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट दिख रहा है, रनवे पर बड़ा सा गड्ढा है। सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं पानी भर दिया जाए तो तालाब बन जाए, पर सोशल मीडिया वालों को समझना चाहिए पानी रोकने के बाद पानी भरने की बात कहना डार्क ह्यूमर है। यू गाइज नीड टू हेजिटेट। Most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, 2 of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. सेना से जुड़े अपडेट आपने जाने। अब बात सीज फायर के बाद के हालात की। दोनों देशों के शेयर बाजार ने सीज फायर का स्वागत किया। भारत में निफ्टी 50 12 मई को करीब 917 अंक 3.8% की तेजी के बाद 24,925 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 2,975 अंक या 3.74% की तेजी के बाद करीब 82,430 पर बंद हुआ। पड़ोसी देश को भी कुछ राहत मिली। कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी कि KSE 100 कारोबार के दौरान 10,000 अंक तक उछला। आलम ये कि उन्हें 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। खबर लेके जाने तक कराची इंडेक्स 10,123 अंक यानी 8.63% ऊपर चला गया था। 1,17,297 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। इधर दिल्ली से कुछ फैसले भी लिए गए। भारत ने उन 32 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर दिया जिन्हें संघर्ष के बीच अस्थायी तौर पर बंद किया गया था। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। इसके अलावा दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ हाई प्रोफाइल बैठकें की और इनके बीच जो खबर आई थी 8 बजे की, वो तो हमने आपको शुरू में बताया ही। बात दिल्ली की हो रही तो विपक्ष की मांग पर भी नजर डालते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है और अब सीज फायर को लेकर अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाई है, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं। एक विशेष सत्र बुला करके अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक संदेश देना होगा, क्योंकि वो असहज कर रहा है। आपसे किसने कहा कि आप मसला कश्मीर ले आए? इसमें हमारे अपने समझौते हैं, स्थापित तथ्य हैं, ऐतिहासिक विरासत है, और सिर्फ इसलिए कि चौधराहट पसंद है तो मैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाऊं। मैं समझता हूं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पक्ष विपक्ष में कोई भेद नहीं, सलाह के दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि बुला करके मैसेज पूरी दुनिया को जाए। दिल्ली से इतर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए। यदि 26 लोग की जाने गई है, वो 4 या 5 जितने भी आतंकवादी रहे पकड़े गए क्या? यदि पकड़े नहीं गए हैं तो आपके ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल मानेंगे आप? इधर बीजेपी नेता ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कांग्रेस के इतिहास पर सवाल उठा रहे थे। मसलन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। आज तक कभी भी कोई राष्ट्र ने, कोई देश ने
दूसरा एक देश में जाके 100 से ज्यादा मिलिटेंट को कभी मार के नहीं गिराया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा विश्व को संदेश दिया कि जहां भी टेरर होगा, जहां भी टेररिस्ट होगा, हम ढूंढ ढूंढ के उसको मारेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। इन सब बयानों के बीच एक बयान और आया जिसकी चर्चा पूरे दिन रही। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सीज फायर का पक्ष लेते हुए कहा कि युद्ध आखिरी विकल्प होना चाहिए। ये कोई रोमांटिक बॉलीवुड मूवी नहीं है। वॉर इज नॉट रोमांटिक, इट इज नॉट योर बॉलीवुड मूवी, इट इज वेरी सीरियस बिजनेस एंड वॉर और वायलेंस शुड बी द लास्ट थिंग दैट वी शुड रिजॉर्ट टू, and which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us by unwise people, but war should not be what you cheer for. कई विद्वान भी लगातार सीज फायर के फैसले को लेकर अपने मत रख रहे हैं। मसलन मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रताप भानु मेहता ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, इस सीज फायर का स्वागत करना चाहिए लेकिन ये नाजुक हो सकता है। पाकिस्तान को ये दिखाना होगा कि वो आतंकवाद रोकने के लिए गंभीर है। भारत पाकिस्तान का मसला सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नहीं, ये हमारी आंतरिक सभ्यता का संघर्ष है। दोनों देशों में ऐसी राजनीतिक ताकतें कम हैं जो समस्याओं का हल निकाल सकें। सवाल यही कि क्या इस नाजुक युद्ध विराम से कोई नई उम्मीद जगेगी या हम फिर से अपनी सबसे बुरी कमजोरियों का शिकार हो जाएंगे। इस संबंध में पाकिस्तान में तो हालात बिल्कुल अच्छे नहीं दिखते। इसी तरह थिंक टैंक एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषि गुप्ता ने वेबसाइट द प्रिंट में लिखा, आने वाला वक्त और लोगों की समझ ही बताएगी कि सीज फायर का असल अर्थ क्या है। क्या ये महज संघर्ष रोकने की कोशिश है या गहरी बातचीत की शुरुआत? क्या ये रिश्तों को दुरुस्त करने का मौका है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत? क्या ये सिर्फ एक हल्का सा हैंडशेक है उन देशों के बीच जो एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरे हैं? ये तो हमने देश के बाहर बैठे दुश्मनों की बात की और देश की तैयारी, लेकिन कुछ दुश्मन देश के भीतर बैठे हैं जो घृणा और नफरत से भरे हुए हैं और ये सोशल मीडिया पर अपने रंग दिखाते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, हम लगातार उनको देख रहे थे अपनी स्क्रीन पर यह खबर भी आपको जाननी चाहिए कि सीज फायर के ऐलान के बाद किस तरह से इस वरिष्ठ राजनयिक को, हमारे सम्मानित IAFS अधिकारी को, देश के विदेश सचिव को भद्दी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। विक्रम मिस्री 10 मई की शाम 5 बजे मीडिया के सामने आए थे और भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बारे में दुनिया को अवगत कराया था, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर कुंठित लोग उन्हें गद्दार और देशद्रोही कहने लगे। उनकी बेटियों को निशाना बनाया गया, उनकी एक बेटी की नागरिकता पर भी सवाल उठाए गए। मिस्री ने कोई जवाबी बयान नहीं दिया, ना विवाद बढ़ाया, चुपचाप अपने एक्स अकाउंट को लॉक कर लिया, जो दिखाता है कि ऑनलाइन ट्रोलिंग कितनी घटिया थी। जिनको नहीं मालूम वे अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। विक्रम मिस्री 30 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने डोकलाम संकट, म्यांमार तख्तापलट और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में अहम भूमिका निभाई। कई भाषाएं जानते हैं, दुनिया भर में सम्मानित भारतीय राजनयिक है और उनका गुनाह अपनी ड्यूटी निभाना, सरकार का फैसला जनता तक पहुंचाना। वो नीति बनाने में सहयोग करते हैं, संधि बनाने में अपना मत देते हैं, लेकिन अंततः वो देश की चुनी हुई सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीय सेना बार बार कह रही है पाकिस्तान में हमारी कार्रवाइयाँ संयमित थीं, लेकिन खून के प्यासे कुछ लोग अपनी भड़ास विदेश सचिव और उनके परिवार पर निकाल रहे हैं। लेकिन विक्रम मिस्री के समर्थन में भी कई वरिष्ठ राजनयिक और राजनेता आए। IAS एसोसिएशन ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम विक्रम मिस्री और उनके परिवार के साथ हैं। ईमानदारी से कर्तव्य निभाने वाले सिविल सेवकों पर व्यक्तिगत हमले गलत है। हम सार्वजनिक सेवा की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय पुलिस सेवा एसोसिएशन यानी IPS एसोसिएशन ने भी मिस्री पर व्यक्तिगत हमलों की निंदा करते हुए एक्सपोस्ट लिखी और कहा, हम विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर किए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित सिविल सेवकों पर ऐसे अनुचित हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इसके अलावा विपक्ष के कई सांसदों ने भी उनके समर्थन में पोस्ट लिखी। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, उन्हें ईमानदार मेहनती राजनयिक बताया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने, शशि थरूर ने, कई नेताओं ने उनके पक्ष में या तो बयान दिए या सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिस्री और उनकी बेटियों पर ट्रोलिंग की निंदा की। एनसीपी प्रमुख विजया राहटकर का भी बयान आया, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल। उन्होंने कहा कि मिस्री की बेटियों की शेयर करना और गालियां देना गैर जिम्मेदाराना और निजता का उल्लंघन है। इंटरनेट पर तिरंगा लगाना भर देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ये भी है कि आपको अपने अच्छे बुरे की समझ हो और आपका अपना अच्छा बुरा नागरिक के तौर पर सिर्फ अपना नहीं होता है। आप देश के हैं, देश आपसे है।
अगर आपको अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो ऑनलाइन घटिया बातें लिखता है तो समझाइए, नहीं मानता तो उसकी शिकायत करिए। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के अलावा और क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है और इसका पर्दाफाश करती है हमारी फैक्ट चेक की टीम, जिसका नाम है पड़ताल। सुनिए हमारे साथी शुभम को। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है। वीडियो में बंदूक लिए हुए कुछ सैन्यकर्मी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अब इस वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी भारत के अंदर घुस आई है। फेसबुक पर शेयर किए गए इस वीडियो को पिछले 24 घंटे में लगभग 8 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह वीडियो नेपाल का है, जब वहां करीब 2 महीने पहले वहां की जनता ने राजशाही के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए थे। दावा नंबर 2, हरे कपड़े से ढकी हुई डेड बॉडी की एक तस्वीर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी हमले में 12 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये उन सैनिकों की तस्वीर है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि इस तस्वीर का हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष से कोई संबंध नहीं है। तस्वीर लगभग 14 साल पुरानी है और उसमें नजर आ रहे लोग आतंकवादी हैं जिन्हें कश्मीर के गुरेज में घुसपैठ करने के दौरान भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था। दावा नंबर 3, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज चैनल आज तक की एक क्लिप शेयर की। दावा किया कि भारतीय हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि अधूरी क्लिप शेयर करके भ्रामक दावा शेयर किया गया है। असल में उस क्लिप में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर किए गए हमले के विजुअल चल रहे थे, यानी पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। शो में अब बात सीमावर्ती इलाकों की, जहां सीज फायर के बाद हालात सामान्य होते नजर आ रहे। जम्मू, पुंछ और श्रीनगर जैसे इलाकों में लोग घर से निकल रहे, खाली सड़कें फिर भर गई, बाजार में चहल पहल है। हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये जो सीज फायर हुआ है इससे हमारी जो खस्ताहाली है वो खत्म हो जाएगी। हमारे जो टूरिस्ट हजरात है वो फिर कश्मीर का रुख करेंगे। हम 3-4 दिन से रात को सो नहीं पाए, पर आज रात हम बहुत आराम से सोए, तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा हालात की और जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी सिद्धांत और विजय। देखिए, 12 मई की तारीख को इस समय लगभग रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। आप मेरे पीछे लाइट देख रहे हैं, ब्लैकआउट कर दिया गया है। लाइटें भी कटी हो सकती हैं, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम भी ख़राब है। लेकिन इसके साथ ही ड्रोन की स्पॉटिंग हुई है। सांबा जिला जो जम्मू संभाग में लगता है इस सूबे के, वहाँ पे ड्रोन की स्पॉटिंग हुई। इस तरह की खबरें आ रही हैं, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है और एक्सप्लोजन्स भी सुनाई दिए हैं। ये खबरें अभी तक आ रही हैं। इसके अलावा सोर्सेज बताते हैं कि पीएम मोदी का जो आज राष्ट्र के नाम संबोधन था, उसके बाद स्थितियों में बदलाव देखा जा सकता है। स्थितियाँ किस ओर करवट लेंगी ये कहना मुश्किल है। अमृतसर में भी 8:45 बजे के आसपास ये अलर्ट दे दिया गया था कि जल्द से जल्द सायरन बजाया जाएगा, तो अपने घरों में जाएं और खुद से ब्लैकआउट इम्पोज करें। सायरन, जब तक हम ये खबर आप तक पहुँचा रहे हैं, सायरन बज भी गया है, ब्लैकआउट इम्पोज कर भी दिया गया है। सारे बॉर्डरिंग टाउन इस समय भी अलर्ट पर हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है कि आशंकाओं के साथ सुरक्षा जो बल हैं, सुरक्षा बल, वो अपनी पोजीशंस लिए हुए हैं। बात सीमावर्ती इलाकों की हो रही तो जिक्र उन जवानों का भी जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। वीरगति को प्राप्त हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले के रहने वाले दीपक चिंखागम के घर में भी शोक पसरा नजर आया। बीएसएफ कांस्टेबल दीपक आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे और पाकिस्तान की गोलाबारी में घायल हुए। इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। पिता ने कहा, बेटे के सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है। बड़ी खबर आज यही रोकते हैं और चलते हैं एक जरूरी अपडेट की तरफ, जिसका जिक्र डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया। 7 मई को रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। 5 दिन बाद 12 मई को विराट कोहली ने भी सफेद जर्सी खूंटी पर टांग दी। इंस्टाग्राम पर अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए लिखा, टेस्ट क्रिकेट की जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फॉर्मेट मुझे किस सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे शेप दिया और ऐसे लेसन सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर साथ रखूंगा। सफ़ेद जर्सी में खेलना एक खास अनुभव है। ज़बरदस्त मेहनत, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। इस फॉर्मेट को अलविदा कहना आसान नहीं, लेकिन यही सही है। मैंने इसमें अपना सब कुछ झोंक दिया और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया। जब सचिन गए, हमने सोचा अब कौन जाएगा जो इंडियन क्रिकेट को अपने कंधों पर उठाएगा। फिर एक खिलाड़ी आया जिसने बरसों तक अकेले मैच जिताए, अपने दम पर लड़ा, टीम को लड़ना और खड़े रहना सिखाया।
भारत का बेस्ट टेस्ट कैप्टन, विश्व के सर्वकालिक महानतम टेस्ट कप्तानों में एक। विश्व में सिर्फ 4 कप्तानों ने 40 टेस्ट जीते, उनमें से एक विराट है। ये वही कोहली हैं जिन्होंने ऐसी पारियां खेली कि दुनिया स्तब्ध रह गई। इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा दोहरे शतक लगाने वाले खिलाड़ी। एक वक्त कोहली पर रन बनाने का ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने 18 महीनों के अंदर ही 6 डबल सेंचुरी जड़ दी थी। विराट ने करियर में कुल 123 टेस्ट खेले, 210 पारियों में 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए, 30 शतक और 31 अर्धशतक जड़े, जिसमें 7 दोहरे शतक शामिल हैं। कोहली के विराट करियर को समेट पाना एक बुलेटिन में मुश्किल है, पर उनकी कुछ शानदार पारियों को सहीने की कोशिश करी हमारे साथी रविराज ने। वैसे तो विराट ने कई सारी स्पेशल पारियां खेली है, लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा 2013-14 का, जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में टेस्ट मैच खेला जा रहा था। पहली पारी में विराट कोहली ने 119 रन बनाए थे। इस पारी में खास बात ये थी कि उन्होंने डेल स्टेन, मॉर्नी मॉर्कल और वर्नॉन फिलिंडर जैसे गेंदबाजों की बॉल पे ऐसे रन बनाए थे। इस पारी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि साउथ अफ्रीका के तब के बॉलिंग कोच जो थे एनल डोनाल्ड, उन्होंने कहा था कि ये पारी उन्हें सचिन तेंदुलकर की याद दिलाती है। 2014 में एडिलेड टेस्ट में जो विराट कोहली ने पारी खेली थी उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वो बतौर कप्तान विराट कोहली का पहला मैच था। भारत को आखिरी दिन मैच के 364 रनों का टारगेट चेंज करना था। 141 रन विराट कोहली ने बनाए थे, ऑलमोस्ट टीम को जीत के करीब लेके चले गए थे, लेकिन टीम ये मैच हार गई थी। इस मैच की पहली पारी में भी विराट कोहली ने 115 रन बनाए थे। साल 2018 में एजबेस्टन टेस्ट, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। विराट कोहली ने यहाँ 149 रनों की यादगार पारी खेली थी। इंग्लैंड में ये विराट का सबसे पहला शतक था। ये पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि जेम्स एंडरसन लगातार इंग्लैंड में उनको परेशान कर रहे थे, और इस मैच में भी 21 रन पे विराट कोहली का कैच छूटा था। डेविड मलान ने उनका कैच ड्रॉप किया था, लेकिन इसके बाद विराट कोहली रुके नहीं, उन्होंने कोई भी गलत शॉट नहीं खेला था और अंत तक उन्होंने बैटिंग की थी। इस पारी के दम पे वो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बैटर भी बन गए थे। रैंकिंग में उन्होंने स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ा था और 2011 में सचिन तेंदुलकर के बाद वो पहले ऐसे बैटर बने थे जो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पहुंचे थे भारत के तरफ से। 2018 के पर्थ टेस्ट में जो मैच था उसमें पिच ऐसी थी कि उस पर काफ़ी उछाल थी। बॉलर्स की जो मतलब ऑस्ट्रेलियन पेसर्स की जो बॉल थी वो भारतीय बैटर्स को काफ़ी परेशान कर रही थी। कभी हेलमेट पे बॉल लग रही थी, प्लेयर्स की उंगलियां टूट रही थी। इस इनिंग में भी विराट कोहली ने 123 रन बनाए थे। ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि विराट कोहली कहीं पे भी असहज हो। उनको देख के बिल्कुल लग रहा था कि वो एक अलग पिच पे खेल रहे थे। ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी मेरे हिसाब से। विराट के संन्यास को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। पहली प्रतिक्रिया इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर की। उन्होंने लिखा, शेर जैसे जज्बे वाला शख्स, तो मैं मिस करूंगा चीक्स। आईसीसी चेयरमैन जय शाह की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने लिखा, शानदार करियर के लिए बधाई विराट कोहली। T20 क्रिकेट के दौर में प्योरेस्ट फॉर्मेट को बढ़ावा देने के लिए अनुशासन, फिटनेस और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए शुक्रिया। हरभजन सिंह को तो आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने पूछ लिया, संन्यास क्यों लिया विराट कोहली। इसके अलावा युवराज सिंह, चेतेश्वर पुजारा, जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ियों ने विराट को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी। हम भी कोहली को शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई देते हैं और आखिरी में उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का संदेश पढ़ते हैं। लोग रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स की बात करेंगे, लेकिन मुझे वो आंसू याद रहेंगे जो तुमने कभी दिखाए ही नहीं, वो लड़ाइयाँ जो किसी ने देखी ही नहीं, और इस फॉर्मेट के लिए तुम्हारा अटूट प्यार। मुझे पता है कि इन चीज़ों ने तुमसे कितना कुछ लिया है। हर टेस्ट सीरीज़ के बाद तुम थोड़े और समझदार, थोड़े और विनम्र होकर लौटे, और इस सफ़र में तुम्हें यूँ बदलते देखना मेरे लिए एक सौभाग्य रहा है। हालांकि मैंने हमेशा सोचा था कि तुम सफ़ेद कपड़ों में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदा लोगे, लेकिन तुमने हमेशा अपने दिल की सुनी है, और इसलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मेरी जान, इस अलविदा के हर हिस्से के तुम हकदार हो। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि, जय हिंद।